नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन इजराइल पैलेस्टाइन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका पार्ट 5 रहेगा। और किस तरीके से लंदन एग्रीमेंट में जो सेकंड बाल्कन युद्ध होता है उसके आगे से हम बात करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बाल्कन युद्ध के बारे में बाल्कन युद्ध के बारे में हम बात कर चुके थे। जिसके अंदर लंदन एग्रीमेंट के अंदर दो बाल्कन वॉर्स होते हैं और उसके अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड इंटरनेशनल वॉर्स क्यों होते हैं। ये दोनों चीज हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हमें देखना है कि सेकंड जो होता है हमारा बाल्कन वॉर, वो क्यों होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, जिससे कि क्या है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की काफी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, और इसके साथ क्या होगा कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी पार्ट क्लियर होते जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया के कंटेस्ट में क्या क्या चीजें हो रही थी और किस तरीके से इंडिया के कंटेस्ट में भी क्या चीजें प्रेजेंट थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे लोग इसके अंदर इंटर कर देंगे, 19th सेंचुरी में दो कंट्रीज तो और इंटर करती है, उसके बाद 20th सेंचुरी आते आते और कंट्रीज है इसके अंदर एंटर करती है। ये सारी चीजें जब आपको ऑल अराउंड पता चलेगी तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। आपको कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है वो ज्यादा क्लियर होगी। इससे आपको एक यानी फुल ऑफ हॉलिस्टिक मैनर में आपको जो अप्रोचेस है वो काम में आएंगी, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आपके किसी भी चीज की आंसर राइटिंग के लिए हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए हो गया, आपकी खुद की भी अगर नॉलेज है, नॉलेज को इंक्रीमेंट करने के लिए अगर आप देखते हैं, तो ये नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए भी बहुत अच्छा आपका लेसन हो सकता है और बहुत अच्छा सेशन हो सकता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ जो इस कोरोना महामारी में हमारे साथ बने हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हमारा साथ दे रहे हैं। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि आज जो सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस कंट्रोल हो रही है, और बेझिझक ये सारी परेशानियां आज जिस तरीके से बनी हुई है कल शायद उस तरीके से नहीं होगी। पर दोस्तों, हमें अपने जो फर्ज है उसको हमेशा निभाना है। हमें प्रॉपर मास्क पहनना है, जो हाथ को है वो बार बार सैनिटाइज भी करना है। साथ ही साथ एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, उसके साथ एक प्रॉपर तरीके से आप एक डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रतिदिन अपने योग को इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो हो गया, आपको योग के साथ योग को इंक्लूड करने के साथ साथ आप उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और इंक्लूड कर सकते हैं, वो है आपका कि आपको डेली मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से ये होगा, आपका विल पावर मजबूत होगा, और विल पावर मजबूत होने से आपका इच्छा शक्ति जो है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो आपकी जो सेंसेस है उसके ऊपर आपका नियंत्रण होते चला जाएगा, और जब आप सेंसेस के ऊपर अपना नियंत्रण पाने लगेंगे तो आप यानी अवचेतन मन चैतन्य से जाकर के मिल जाएगा। तो आप ये सारा जब देखेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आने लगेगी, आप काफी ज्यादा चीजों को लिंक अप कर पाएंगे, काफी लॉन्ग टाइम तक आप याद करके रख पाएंगे, और काफी सारी चीजों को और अच्छे बेटर हॉलिस्टिक मैनर में आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मेनली चीज होता है कि हम बहुत सारी चीज को लेते तो है एक प्रॉपर तरीके से, बट क्या होता है कि वो काफी टाइम तक कंज्यूम नहीं हो पाती हमारे बॉडी में, और उस चीज को डाइल्यूट हो जाती है या किसी तरीके से बाहर निकल जाती है। तो बट हमें क्या करना है कि उसको काफी समय तक उसको संग्रहित करके रखना है, और उसका एक प्रॉपर कंसेप्चुअल अगर बात की जाए तो उसका एक ही वे हो सकता है, वो है आपका मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी जो इनर पीस है, इनर पीस तो जनरेट होता ही होता है, आपके सेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा आपका प्रभुत्व आने लगता है। जब आपके सेंसेस के ऊपर प्रभुत्व आने लगेगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगा, और कॉन्शियसनेस बढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपको किसी न किसी रूप में ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों, बहुत अच्छा मार्ग है, आप अगर अपनाते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, और इस महामारी के समय में इससे ज्यादा अच्छी मेडिसिन भी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप स्वयं के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो उससे आपको आपके अंदर के सेंसेस के ऊपर पता चलता है कि किस तरीके से, और मेन चीज आपको क्या करना है, किस चीज के ऊपर ध्यान लगाना। अब आप बात करेंगे किस तरह, आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, आप सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो किस सेंस के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। अगर हम मेडिटेट भी करते हैं तो हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है सर। तो दोस्तों, आपको मेडिटेट करते समय ध्यान रखना है कि आपको अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है। किस तरीके से सांस को आप अंदर ले रहे हैं और अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको देखना है। गहरी सांस लेना है, छोड़ना है,
3 सांस लेना है, छोड़ना है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक अंगूठे से अपनी नाक को, वन साइडेड नोज को बंद कीजिए, एक साइड से सांस लीजिए, सेकेंड साइड से छोड़िए, फिर सेकेंड साइड से ही सांस लेना है आपको, और फिर नेक्स्ट साइड से छोड़ना है। ये आपका 1 होगा, यानी आपका एक बार होगा। ऐसे ही आपको 10 टाइम्स कर सकते हैं आप पर डे, डेली बेसिस पे आप फिर उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मैं आपको एक प्रॉपर चीज बता रहा हूँ जिससे आपका मेडिटेट करने पे किस चीज पे ध्यान लगाना है, किस चीज को कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता चल रही है। तो दोस्तों आज का हम हमारा सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे सेशन में हम ऑलरेडी जो बात कर चुकी है, फर्स्ट बाल्कन वॉर की बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट बाल्कन वॉर के बाद जो क्या होता है आगे की कहानी अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे लंदन एग्रीमेंट था दोस्तों, लंदन एग्रीमेंट में क्या होता है कि 2 बाल्कन वॉर्स होते हैं, और 2 बाल्कन वॉर्स होने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर नई कहानियां शुरू होती है। अब बोलेंगे सर आप की कहानी क्या शुरू होती है, अब फर्स्ट बाल्कन वॉर तो हो चुका था, अब फर्स्ट बाल्कन वॉर होने के बाद अभी ये सेकंड चीज आप क्या बता रहे हैं, अब ये सेकंड बाल्कन वॉर क्यों होता है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं आपको एक बार प्रीवियस क्लास थोड़ा सा लेकर पीछे लेकर के चलूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1913 में लंदन एग्रीमेंट के थ्रू क्या होता है कि 2 चीज डिफाइंड होती है, फर्स्ट बाल्कन वॉर और सेकंड बाल्कन वॉर। अब जो फर्स्ट बाल्कन वॉर होता है, इसमें क्या होता है कि जो टर्की होता है, ये क्या होता है कि ये जो ईस्ट ये जो यूरोप का जो पार्ट होता है, ईस्टर्न यूरोप होता है, वो छोड़ देता है, और वो जो यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को है आजाद घोषित कर देता है कि भाई आप आजाद हो। अब दोस्तों मेन बात ये है कि जब ईस्टर्न यूरोप ही आजाद हो गया तो फिर किस बात की लड़ाई। जब यूरोप को लेकर के सारा कुछ हो रहा था, सिल्क रूट को लेकर के बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो रही थी, बहुत सारी चीजें सिनेरियो में जैसे चेंज हो रही थी, सभी लोग यूरोप को लेकर के लड़ रहे हैं। टर्की अभी तक शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक किसके लिए लड़ रहा था, ईस्टर्न यूरोप के लिए। तो दोस्तों अगर यही चीज आपकी सॉल्व हो जाती है, ईस्टर्न यूरोप ये आजाद हो जाता है, इसको फ्रीडम मिल जाती है, तो फिर ये यानी नेक्स्ट बाल्कन वॉर होता क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट बाल्कन वॉर तो यहाँ हो जाता है, फर्स्ट बाल्कन वॉर इज डन, एंड व्हाई इज सेकंड बाल्कन वॉर बी डू। तो दोस्तों इसमें जो मेन अब प्रश्न हो गया कि सेकंड बाल्कन वॉर क्यों होता है। अब सेकंड बाल्कन वॉर जो होता है वो होता है अपना 1914 में। 1914 में आपका सेकंड बाल्कन होता है। अब सेकंड बाल्कन वॉर में सर आप पूछेंगे कि सेकंड बाल्कन वॉर में क्या होता है, तो सर इसके अंदर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। सर बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, आपके साथ ही साथ नोट्स भी कंप्लीट होते चले जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद काफी सारी चीजें आपको क्या होगा कि पढ़ना तो पड़ेगा, बट आपको उस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस सारी चीज से। सेकंड जो होती है चीजें, सेकंड क्या होता है, सेकंड जगह क्या होता है इधर, ये मैं आपको, इधर होता है आपका वानिया, उसके बाद बुल्गारिया, और थर्ड चीज क्या होती है आपकी, रोमानिया। ओके, तो यानी एक साइड आपका जो ये चार्ट होता है, इधर चाइना, इधर इंडिया और इधर पाकिस्तान, और जो सेकंड वाला आपका ये होता है, इस साइड कौन रहता है, इस साइड रहता है वानिया, बुल्गारिया और इधर रोमानिया। अब ये सारी चीजें अब आपकी इंटर्ड हो रही है। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है, और ये कब तक चलता है, जो टिल अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, टिल अपन कब तक की बात कर रहे हैं, 1940 तक की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ इस जगह बात, इस सेकंड जगह बात कर रहे हैं हम, ये टिल 1919 की बात कर रहे हैं। दोनों जगह यही चीज सिनेरियो को हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मैसिडोनिया जो था ये पार्ट ऑफ टाउन बन गया था।
जो मैसिडोनिया रहता है पार्ट ऑफ टाउन बन गया था। और इसमें क्या होता है कि मेन चीज होता है या टर्किश जो होती है, ये टर्किश इंपीरियलिज्म यहाँ पर पनपने लगता है। ओके, क्योंकि देखो अब जैसे चाइना है और इंडिया है, अब अगर पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है इंडिया से, चाइना की बॉर्डर लगती है इंडिया से, पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है चाइना से, तो इन तीनों के बीच एक प्रकार का शक्ति संतुलन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दोस्तों मेन चीज आप देखना कि जो जिन्ना जी है ना, तो जिन्ना जी को पता था कि जो जिन्ना जी है उनका ऐसा था कि जो धाशा कर दिया था उनको, किसने? यूएस आर्मी ने। क्यों? क्योंकि यूएस आर्मी चाहती थी, क्योंकि मेनली देखिए कि अगर जिन्ना जी मांग करते जब पाकिस्तान की, जब अलग पाकिस्तान बनता है, जब अलग पाकिस्तान बनता है, तो इस बीच में क्या होता है कि जिन्ना जी कहते हैं कि अरे हमने जो पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान हम किस कंटेस्ट में बनाए थे? हम ये जो कंटेस्ट था हमारा पाकिस्तान को बनाने का, ये एक डेवलप्ड नेशन बने, ये आगे उभरे। इसमें मेन चीज क्या, दूसरी चीज क्या होती है, एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा, यानी और भी प्रोस्पेक्ट से उनका देखा जाए तो अलग अलग एंगल से अगर देखते हैं तो इकोनॉमिकल पावर बने, एजुकेशन में आगे बढ़े, रिसर्च में आगे बढ़े, साइंस टेक में आगे बढ़े, और भी चीजों में ऐसे आगे बढ़े। तो चाहे पाकिस्तान क्या कहता है, जिन्ना जी कहते हैं पाकिस्तान में कि ये सारी चीजों के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था। तो जब उन्हें पता चलता है कि अरे यार ये तो सारी चीजें नहीं हो रही है, और हमें जो बनने का उद्देश्य है ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है, तो वो जाते हैं किसके पास? गब्बर के पास। अब गब्बर कौन था इसमें? यूएस। वो यूएस के पास जाते हैं और यूएस में जाकर के बात करते हैं उनके वॉइसराय से कि सर जो आपने हमने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, अलग पाकिस्तान हमने बना तो लिया है, बट अब हमें ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या कहते हैं जिन्ना जी को? अब जाहिर सी बात है, अगर इस और जिन्ना जी उस समय जाकर के कह देते कि हम जाकर के नेहरू जी को या इंडिया में जाकर के सारी बात बता देंगे कि हमें इस तरीके से चीजें हमारे साथ हुई है और हम ऐसा नहीं चाहते, और हम जाकर के इंडिया में मिल जाएंगे। परंतु क्या होता है कि अब गब्बर क्या करता है, गब्बर यह गेम खेलता है, यानी यूएस गेम खेलता है, और बोलता है अगर तुम वहां चले गए तो सीधी सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर के एक अलग वर्ल्ड का निर्माण कर देंगे। क्योंकि आईपी का मतलब होता है कि जो मेनली होती है इम्प्रीमल पावर बन जाएगा, सुप्रीम पावर बन जाएगा, जो कि वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इस तरीके की पावर या इस तरीके का शक्ति इंडिया के हाथ में है। क्योंकि भारत के हाथ में अगर इतनी शक्ति आएगी तो नो डाउट भारत बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, और आज जो भारत की स्थिति है वो कई ज्यादा बेहतर होती। तो वो क्या कहते हैं जिन्ना जी से कि अरे अरे सर आपको है ना टीवी का प्रॉब्लम है, आपको हैजा है। अरे वो कहते हैं अरे हैजा है तो आप कैसे यानी आप तो जा नहीं सकते। तुरंत एक्शन दिया, मरवा दिया। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप कि किस लिए पाकिस्तान बना है, क्योंकि वो इंडिया के कंटेस्ट में लड़ता रहे और वो उसको सप्लाई करते रहे हथियारों की, और इंडिया इसी की चीज में उलझा रहे। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच दो चीज को, अगर शक्ति को बांटा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं ये शक्ति उभर करके एक नए वर्ल्ड के रूप में आती, और एक नया वर्ल्ड बनने से काफी ज्यादा चीजें परिवर्तित होती चली जाती। और केवल इंडिया के कंटेस्ट में नहीं, पाकिस्तान के कंटेस्ट में भी बात करें तो काफी ज्यादा हम डेवलपिंग नेशन में आगे बढ़ जाते हैं। आज चाइना की जीडीपी, जो इकोनॉमिकल जीडीपी है, वो काफी ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि उनके उनके सिंगल कॉन्सेप्ट पे है। बट भारत के अंदर, भारत की खूबसूरती यही है कि भारत ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है, या सभी लोगों के लिए इस देश को बनाया गया। ये देश सभी को उतनी ही प्रायोरिटी देता है जितना एक कॉमन मैन को प्रायोरिटी देता है, उतना ही ये प्रायोरिटी देता है अपने एथलीट क्लास पीपल। नो डाउट कुछ अपवाद है, परंतु इस भारत के संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है, और सभी को उस तरीके से जीने का एक राह दिया है और एक रास्ता दिया है कि आप सभी के पास अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात थी भारत। अब इसके बाद क्या होता है कि जब जो चाइना वाला एंगल है, क्योंकि 1946 आते आते जब क्या होता है, 1946 अब 1940 आते आते क्या होता है
अब ये जो चाइना वाला एंगल था, यहाँ पर इंडिया था और यहाँ पर आपका पाकिस्तान था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के टेंशन चल रही थी। इंडिया चाइना के बीच अक्साई चीन। तो समझ रहे हैं आप, यानी किस तरीके का झगड़ा लगा करके रखा है। अब ये इंडिया को दोनों कंटेस्ट पे उलझा के रखा है, एक चाइना के साथ भी और आपका पाकिस्तान के साथ भी। अब दोनों कंटेस्ट पे लड़ रहा है चाइना, हाँ दोनों कंटेस्ट पे लड़ रहा है इंडिया, इधर जम्मू कश्मीर के लिए, ऊपर अक्साई चीन के लिए। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि होच पोच हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इसके बाद कहीं देख नहीं पाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको, और ये दोनों दोस्त थे किसके, यूएस के। तो सारा गेम किसका चल रहा है, यूएस का, है ना। अभी के टाइम पे अगर बात कर रहा हो तो सारा गेम कौन खेल रहा है, दूर बैठ करके यूएसए इन दोनों पे कंट्रोल कर रहा है, इन दोनों को हथियार सप्लाई करता है, ये दोनों आकर के इंडिया के ऊपर वॉर करते हैं और इंडिया के ऊपर वॉर करने से इंडिया टेंस में चलता है अभी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि आपके अस्थिरता तो रहेगी ना, क्योंकि आपको फिर दो दो बॉर्डर पे ध्यान देना है। आप दो दो बॉर्डर यानी अक्साई चीन पे भी ध्यान दे रहे हैं आप, और इधर जम्मू कश्मीर में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो काफी ज्यादा हो जाता है, और ये सारा होता है आपका टिल 1940 तक। अब 1940 के बाद जब आजाद हो गए, 1940 के बाद जब हम लोग आजाद हो जाए 1950 तक, 1947 में जब भारत आजाद होता है, उसके बाद क्या होता है कि दूसरी जगह भी फिर ये लड़ने लगते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि विकसित मुल्क हमेशा, एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त, कि विकसित मुल्क हमेशा है ना गरीब राष्ट्र को लड़ाते रहना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर विकसित मुल्क गरीब राष्ट्र को नहीं लड़ाएंगे तो जो विकसित मुल्क है वो विकसित नहीं हो पाएंगे। अगर गरीब राष्ट्र लड़ेगा, अब देखिए जो मेनली अब आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया आज लड़ रहे हैं, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है, इंडिया भी डिफेंस में हथियार ले रहा है, पाकिस्तान भी हथियार ले रहा है, और इससे किसकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि किसको किसको इसका बेनिफिट मिल रहा है, और जिसको इसका बेनिफिट मिल रहा है वो चाहता ही तो ये है, बेनिफिट ही तो कमाना चाहता है। तो दोस्तों मेनली यही है, क्योंकि हथियार उनको सप्लाई करना है, हथियार अगर वो सप्लाई करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा बनेगा, ऑयल लेंगे, ऑयल लेंगे, एनर्जी के ऊपर कब्जा, एनर्जी से फिर उनसे उनको हथियार बेचेंगे, फिर उनसे हथियार बेचेंगे, फिर उनसे पैसा लेंगे। तो वो रोटेट कर रहा है उसी पैसे को। और ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पैसा और इकोनॉमी का रोटेशन कैसा है, क्योंकि हिस्ट्री को सभी सब्जेक्ट की जननी कहा जाता है। क्योंकि जो हर चीज जो मदर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, ये हिस्ट्री है। हर सब्जेक्ट का मदर ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, कोई बताएगा नहीं आपको ये सारी चीजें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीजों के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी, तब जाकर के आप किसी चीज को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। नो डाउट पढ़ना जरूरी है, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं और लड़वा जो रहा है वो आपको क्लियर है ना दोस्तों, क्यों लड़वा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल पावर उसको मजबूत करनी है, उसको हथियार बेचने, क्योंकि वो वही बना सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, उस समय जो वो बना सकता था वो उसको सेल आउट करना था, और सेल आउट करने के लिए अगर कोई लड़ नहीं रहा होगा तो वो बेचेंगे किसको। तो उन्हें क्या करना है कि एक नया एनिमी पैदा कर देते हैं वो, और वो क्या करते हैं कि इंडिया में लड़ाई लगा देते हैं और इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर देते, अलग मुस्लिम स्टेट की मांग कर देते, जिसके कारण पाकिस्तान को बना देते। सर बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके सोचने वाली बात है। बेफिजूल में जो कुछ देश हित के लोग हैं उनको ही मुद्दा बना दिया गया, और उनको नाम पे ही देश अलग कर दिया गया। परंतु सर गेम तो कोई और ही खेल रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि गेम कौन खेल रहा है बाहर बैठकर, कौन इस बंदे के लिए सप्लाई दे रहा है और कौन इसके खिलाफ लड़ा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है सर, समझेंगे ना तो बहुत ज्यादा चीजों पे ध्यान देने को मिलेगा। अब 1914 में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेंस का माहौल हो जाता है। 1914 में क्यों सर,
क्योंकि जो आर्क ड्यूक होते हैं, आर्क ड्यूक फर्नांडिस होते हैं, जो उसकी हत्या हो जाती है 1914 में। क्या होता है कि, और ये दोस्तों ये ना कोई ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं थी, क्योंकि जो आर्क ड्यूक फर्नांडिस फर्नांडियो होता है, इसकी डेड हो जाती है, यानी नई नई शादी होती है। और मेन चीज क्या होते हैं, ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस रहते तो नई नई शादी होती है, घूमने जाते। तो इनका क्या होता है कि हत्या कर दी जाती है, किसके हाथों? ब्लैक हैंड एक आतंकवादी संगठन रहता है, ये डेंस इलाके में जाते हैं। अब भाई एक बात बताओ, जब मालूम है वो डेंस इलाका है, वहाँ ऑलरेडी जो लोग यानी कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप थे वो वहां पर प्रेजेंट है, और वो इस तरीके से चीजें कर सकते, तो क्या जरूरत है आपको आ जाने की? आप ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस है, क्योंकि ये घटना महत्वपूर्ण नहीं थी, परंतु इस घटना के बाद जो चीजें हुई ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बना देती है इस चीज को। तो इनकी हत्या होती है, और इनकी हत्या किसने की है? ब्लैक हैंड नाम आतंकवादी संगठन ने इसकी हत्या कर देते हैं, इन दोनों की, दोनों हस्बैंड वाइफ की हत्या कर देते और इन्हें मरवा देते हैं। कब? जून 1914 में। अब दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे काफी ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण होती जा रही है। हस्बैंड वाइफ को मरवा देते हैं, और ये कौन रहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के क्राउन प्रिंस रहते हैं, और ये डेंस इलाके में जाते हैं, इसलिए इनकी हत्या हो जाती है। अब दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चार्ट बनाने वाले हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ये चार्ट आप अपने जगह नोट कर लीजिएगा, किस तरीके की सारी चीज होती है। 28 जून 2000, ओ सॉरी, 1914, 28 जून 1940। सर इसमें क्या होता है? इसमें मैंने आपको बताया पीछे, आर्क ड्यूक की हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद क्या होता है, किसके द्वारा? बॉस्निया के ब्लैक हैंड्स के द्वारा, बॉस्निया के ब्लैक हैंड के आतंकवादी संगठन के द्वारा। और सेकेंड चीज इधर क्या होती है कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है और साइबेरिया का युद्ध छिड़ जाता है, और जो साइबेरिया होता है, ये बॉस्निया और हर्जोगोवानिया के जो स्लेव थे, जो बहुल्य इलाकों की वजह से यहाँ पर युद्ध होता है। अब सर वो आप पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और जो साइबेरिया में युद्ध की क्या वजह रहती है? तो ये जो साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया में जो युद्ध की वजह होती है, वहाँ के जो स्लेव बहुल यानी बहुमूल्य जो लोग थे वहाँ के, अ, जो बहुल्य प्रजाति थी, यानी जो ज्यादा तादाद में थे, उस प्रजाति के लिए यहाँ पर युद्ध हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के बीच। ओके, इसकी बोस्निया और हर्जोगोवानिया के जो स्लेव लोग थे उनके लिए, हर्जोगोवानिया के स्लेव्स के लिए। और सेकेंड चीज इधर क्या होती है कि इंडिया पाकिस्तान में इधर युद्ध हो जाता है, जम्मू कश्मीर में इंडिया पाक वॉर, जिसको कश्मीर को लेकर के। अब दोस्तों आपको दोनों कहानियों को रिलेट करते हुए चलना है। एक साइड क्या हो रहा है, एक साइड इधर अगर आप बात करें तो एशिया में क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान को लड़ा रहे हो, और एक साइड क्या हो रहा है जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर है, तो यूरोप वाला जो क्षेत्र है आपका, उसके अंदर आपका क्या कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया को लड़ा रहे हैं। अब दोनों को वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अब दोनों फ्रंट पे खेल रहे हैं और दोनों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और दोनों को हथियार अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों फ्रंट से पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि पूंजीवादी लोग होते हैं जो, वो उनको मतलब नहीं होता है बाकी चीजों से, वो कम्युनलिज्म पे कभी ध्यान नहीं देते, वो हमेशा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिले। सर आप देख रहे होंगे कि जब फर्स्ट औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि मशीनों के ऊपर ध्यान दिया गया था। उस समय कैपिटलिज्म का मतलब ही था कि आपके पास मशीनों का होना। सेकेंड जब हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ कि उस समय क्या होगा
की जो मशीन थी उसको शिफ्ट किया गया किसके ऊपर, डिजिटल के ऊपर। थर्ड जो होगा आपका, जब थर्ड फेज आता है तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर आ जाता है, सॉरी, थर्ड फेज में आपका डिजिटल चीजें होने लगती है। सेकेंड चीज में आपका कंप्यूटर ऑलरेडी आ जाता है, और थर्ड चीज में आपका डिजिटल आ जाता है, और फोर्थ चीज में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ जाती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसी चीज है, और जिस जिस जो जो चीज आती है उसके ऊपर कैपिटलिज्म का प्रभुत्व होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आज अगर आईओटी भी अगर आपका आगे जा रहा है, या मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारी चीजें आज जो मानव बुद्धिमत्ता के ऊपर जो आगे जा रही है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जो ह्यूमन ब्रेन है, आज ब्रेन की स्टडीज की जा रही है। आज इसको रीड करने के लिए काफी सारी चीजें खोजी भी नहीं जा रही है। तो दोस्तों एक तरीके से अगर बात करें हम, तो सारी चीजें कैसा होता है कि कैपिटलिज्म जो होता है वो जिस चीज के ऊपर प्रभुत्व रखता है वो ही चीज क्या होती है, उसके लिए जरूरी होती है, जो चीज आगे आने वाली होती है। फर्स्ट, मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट में क्या होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, सेकंड में उनका ऑयल रिजर्व के ऊपर ध्यान देता है वो। अब देखो, अब मैं इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ करंट में। अब बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या बोल रहे हैं कि आपको कार्बन इमिशन जीरो करना है, 2050 तक पूरी तरीके से कार्बन इमिशन को जीरो करना है। अब भाई एक बात बताइए, आप ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, आपने अपने हिसाब से खूब भरपूर यूज किया है कार्बन, खूब कार्बन निकाला, खूब पोल्यूशन किया, खूब तरीके से वो किया। अब उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सारी चीज। अब आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब हमें उस पर शिफ्ट करना। अरे सर, आप तो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, अब आपको उसकी जरूरत हो सकता है उस डेवलपिंग नेशन से कम होगी। सर वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आप उभर चुके हैं। डिफरेंस होता है सर, डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और वो क्यों जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैपिटलिज्म है वो इसी तरीके से काम करता है, जो पूंजीवाद है वो इसी तरीकों को अपनाता है कि जिस चीज की महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण रहती है और महत्ता अधिक होती है ना, उस चीज को वो अपना करके उसको खरीद लेता है। अब दोस्तों ये सारी सिनेरियो, आप, मेरे को लगता है मेरे आपने ये चार्ट बना लिया होगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या होता है। अब आगे अगर बात करें हम, तो यूरोप में जो होता है, अब यूरोप कौन था, यूरोप थे हमारे मोगेम्बो। दोस्तों ये जो मैं छोटे छोटे लोगों के जैसे आपको नाम रख करके बता रहा हूँ ना, कि जैसे ये गब्बर है, यूएस गब्बर है आपका, मोगेम्बो आपके यूरोप है, और जो सांबा है या ठाकुर है, या इस तरीके की चीजें हैं, जो सांबा है आपका। और जो मेन जो रोल्स है वो याद रखिएगा, एक कहानी के द्वारा अगर आप किसी चीज को, हिस्ट्री को याद रखते तो आपको काफी लॉन्ग टाइम तक ये सारी चीजें याद रहेगी कि किस बंदे ने कौन से उसके दो हैंड कट गए थे, तो वो ठाकुर जी है ना आपके। लंदन एग्रीमेंट के द्वारा, लंदन एग्रीमेंट और ट्रीटी ऑफ सेवरेज, मैंने आपको बताया था, लंदन एग्रीमेंट 1913, ट्रीटी ऑफ सेवरेज जो होता है वो, ट्रीटी ऑफ सेवरेज सेकेंड हैंड किसके, ठाकुर के। और जो लंदन एग्रीमेंट है वो उसका फर्स्ट फर्स्ट हैंड हो जाता है। ये ना दोनों हैंड आपके कट गए तो नॉर्मल सी बात है, जिस समय आपके दोनों हैंड कटे उस समय डिफरेंस, वहां उस व्यक्ति को याद करना और याद में रखना बहुत जरूरी है। इसमें फर्स्ट बाल्कन वॉर में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, अब आगे क्या होता है। यूरोप है आपका, यूरोप में क्या होता है, ये मेन कैरेक्टर है। अभी आपका मुगेम्बो है, ये मुगे अब मुगेम्बो है जो, ये जो मेन कैरेक्टर है आपके, मेन कैरेक्टर है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, ये कैसर विलियमसन दो के नेतृत्व में, कौन, कैसर विलियमसन दो के नेतृत्व में क्या होता है कि दो घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में क्या होता है, भारत में चोरा चोरी हो जाता है। ये इंडिया के कंटेस्ट में होता है। दोस्तों जोड़ करके देखिएगा आप सारी चीजों को, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। और जब ये चीज होती रहती है तो
इंडिया के अंदर एक लीग बन जाती है, HRA बन जाता है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो आगे चल के HRHSRA हो जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही आगे जाकर के ये बन जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, काकोरी। काकोरी रिफ्ट 1925। इस सारी चीजों को याद रखना है दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया के कंटेस्ट में जब आप ये सारी चीजों को याद रखेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए सारी चीजों को देख पाना। और जब आप ये सारी चीजों को समझेंगे और सारी चीजों को देखेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपको निकल करके सामने आएगी, किस तरीके से पिक्चरें चेंज हो रही थी, कौन कौन एंटर कर रहा था, किस तरीके से इंडिया के कंटेस्ट में, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतिहास की कुछ घटनाएं ऐसी है ना दोस्तों, जिसने जिन्होंने है ना भारत का पूरा इतिहास बदल के रख दिया। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इंडिया के कंटेस्ट में मैंने आपको बता दिया, इसमें भी अगर आप अगर और चीजें जैसे ऐड करेंगे तो इसमें आप लश्कर ए तोयबा, आतंकवादी सेपरेटिस्ट ग्रुप उभर रहा था। इसके अंदर क्या हो जाता है, लश्कर ए तोयबा क्या करता है कि मुंबई अटैक करता है, इसकी नेतृत्व लश्कर ए तोयबा करता है। और इसके अंदर जो होता है ये जमात ए दावा, इसका जो जमात ए दावा होता है वो इसको कहता है कि हमने करवाया है, किसको, मुंबई अटैक। अब दोस्तों कितनी सारी चीजें आप देख रहे होंगे, कितनी सारी चीजें परिवर्तित हो रही है और क्या क्या तरीके के सिनेरियो और ऐड होते जा रहे हैं। सर बहुत कुछ सीखने लायक है इसमें, कि किस तरीके से चीजों को हमें सीखना है, हिस्ट्री से सीख करके हम कैसे अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम सारी चीजों को ले सकते हैं, किस तरीके से हमको वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से अगर आप अपने ही घर में अगर किसी को आपको अगर चोट पहुंचानी है और किसी को आपको किसी चीज में हराना है ना दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उसके घर में ही उसका दुश्मन पैदा कर दो। अब आपने देखा होगा कि यूएस ने किस प्रकार से इंडिया के अंदर ही उसका दुश्मन पैदा कर दी। कौन, तो इस्लामिक लोग थे या जो मोमेडियंस लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्हें को हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स रह रहे थे उन्हीं को भारत के विरुद्ध खड़ा कर दिया उन्होंने, और एक अलग नेशन की मांग कर ली, एक मुस्लिम लीग बना दी यूएस ने, कि जाओ एक मुस्लिम लीग बना लो। और उससे क्या करना, मुस्लिम लीग जब बन जाए, क्योंकि प्रतिनिधित्व करना है, आप किसी से, वो जाते हैं मुस्लिम मोमेडियंस और वो जाते हैं कैपिटलिस्ट जब कंट्री है ना यूएस के पास, तो यूएस क्या कहता है उनसे कि जाओ अपने देश में जाओ, ग्रुप बना करके आओ, तब हम तुम्हें पैसा देंगे। आपका कोई संगठन नहीं है, कोई दल नहीं है, हम कैसे आपको ऐसे ही पैसे दे दें। तो वो भारत में आते हैं, भारत में आकर के मुस्लिम लीग बनाते हैं 19 समथिंग। और उस समय क्या होता है, जब मुस्लिम लीग बनती है तो मुस्लिम लीग के बनने का यही कारण होता है क्योंकि उनको पैसे की डिमांड होती है उस, तो बोलते हैं कि अपने यहाँ पे जाओ, पैसा आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अब मुस्लिम लीग बन जाती है, फिर वो डिमांड करती है, फिर वो सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड करती है कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल में अपनी जगह चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस बोल चुकी है, कांग्रेस कह देती है कि आपको यानी मिल जाएगा सेपरेट इलेक्ट्रोड, पृथक निर्वाचन मंडल में आपको भूमिका मिल जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि काफी सारी चीजें आपकी वन बाय वन आने लगती है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी सी हो रही है, यूएस किस तरीके से ऊपर बैठ करके सभी चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब आप हर जगह घुमा रहे चीजों को, आप देख रहे होंगे कि कितना कितना कितने कितने देर में परिवर्तन हो रहे हैं और किस किस तरीके के परिवर्तन है। इसके बाद जो आगे की चीज होती है, ये होती है सेकंड इंटरनेशनल, होता है 1914 में, आप मैंने आपको बताया। और इसमें क्या होता है कि सेकंड इंटरनेशनल में मीटिंग होती है। अब जो सेकंड इंटरनेशनल है, सेकंड इंटरनेशनल है, इसकी मीटिंग होती है 1914 में।
और इसके अंदर निकल करके जो सामने आता है वो आता है वॉर अगेन वॉर का फॉर्मूला, वॉर अगेंस्ट वॉर का फॉर्मूला। और जब ये फॉर्मूला निकल के सामने आता है, क्योंकि दोस्तों जब देख रहे होंगे कि मीटिंग होती है तो मीटिंग्स के अंदर क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो तो वॉर करवाएंगे, क्योंकि उनके क्या होते हैं इंटरेस्ट होते हैं। अगर वॉर होंगे तो नॉर्मल सी बात है उनके हथियार बिकेंगे, हथियार बिकेंगे तो ना जाहिर सी बात है उनके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो फलेंगे फूलेंगे उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान होता है उस राष्ट्र का जिस राष्ट्र में वो टेंशन पैदा होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो सोचते हैं कि अब जो वॉर होगा उसके अगेंस्ट वॉर होगा, कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का युद्ध छिड़ता है तो हम उसके विरुद्ध युद्ध छिड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है अगर आप समझेंगे इस चीज को। क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री का तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हित है, उसके इंटरेस्ट है, वो तो करवाएंगे, क्योंकि उनको तो करवाना है ही ना। अगर वो नहीं करवाएंगे तो हथियार कैसे बिकेंगे? नॉर्मल सी बात है, अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं लड़ेंगे तो फिर इंडिया हथियार खरीदेगा ही क्यों? अगर वो साथ में बैठ करके एक ही थाली में खाना खा करके अगर सारी चीजों के मसले सॉल्व कर ले और सारी चीजें टेंशन खत्म हो जाए, अगर जम्मू कश्मीर पे इतनी टेंशन ना बनी रहे, बॉर्डर टेंशन ना हो, तो हर कंट्री, दोनों कंट्री अपने अपने डेवलपमेंट पे अगर ध्यान देगी तो नो डाउट वो बहुत ज्यादा फलेगी फूलेगी और उभर जाएगी। इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उड़ गई होती है अभी तक। परंतु जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उलझा के रखा इन्हें। दोनों बॉर्डर पे आज चाइना से एक साइड इंडिया लड़ रहा है और सेकेंड साइड आपका पाकिस्तान से लड़ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको टेंशन बढ़ेगी। आप सर आपके पास वाले, अब देखिए सर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। आपके पास का स्टेट एक और जो मोमेडियन स्टेट्स अगर बात करें, मुस्लिम स्टेट्स की बात करें, तो सर बांग्लादेश को आप देख सकते हैं। सर छोटा सा देश है, अगर बात करें ना तो उसकी पर कैपिटा इनकम है ना वो भारत से ज्यादा हो चुकी है अभी के डेट में। सर क्योंकि वो अब धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, वो सारी चीजों को एक साइड हटा करके अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, जिसके कारण उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सोचने योग्य बात है। अगर यही चीज हमारे ऊपर वाले स्टेट यानी नॉर्दर्न स्टेट्स भी अपनाने लगे, और जो नॉर्दर्न कंट्री हमारे वो भी इसी चीज को अपनाने लगे, हमारे पाकिस्तान अगर इसी चीज को अपनाएगा, हमारा भारत इसी चीज को अपनाएगा, तो नो डाउट आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर सर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी आज जो हिंदू कम्युनिटी जो बहुसंख्यक है सर, वो भी उस चीज को नहीं समझती है। सर कोई भी चीज तब तक अच्छी होती है जब तक उसको एक लिमिट के द्वारा किया जाता है, तो वो उसके ऊपर जब तक कैप लगी होती है, जैसे ही कैप खुल जाती है और वो चीज क्या होती है कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज का बुरा होता है। वो कहते हैं ना सर कि ऑयल रिजर्व बहुत अच्छा था सर, एनर्जी के मामले में बहुत अच्छी चीजें ला करके प्रोड्यूस करके आपको दे रहा था, बट आपने क्या किया कि आपको मिलने आपके हाथ में आने से आपको क्या हुआ कि फूले नहीं समाये और आपने अति दोहन कर दिया। आज वही चीज आपके लिए क्लाइमेट चेंज का कारण बन गई है। सर बताइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है सर। ऐसा इंडिया के कंटेस्ट में आज सर बहुत सारे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो यही सोच रहे हैं सर, आज हम हर चीज को एक तरीके से अपने रिलीजन से जोड़ करके देखने लगते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो बौद्धिस्ट है, वो ये है, वो है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। अगर वो हिंदू है और वो ऐसा कर रहा है तो उसको जरूर आरएसएस सपोर्ट कर रहा होगा। अगर वो मुस्लिम है और अगर वो इस तरीके की बात कर रहा है तो जरूर इसको, अगर क्योंकि ऐसा ही हो रहा है सर तो इसको पैसा आ रहा होगा बाहर से। नॉर्मल सी बात है सर, समझना पड़ेगा, समझ बहुत जरूरी है और समझ हमेशा विकसित होती है पढ़ने से। बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर जो अनसर्टेनिटी से आ रही है। आप देख रहे होंगे कैसे कैसे कैपिटलिस्ट कंट्री अपने हाथ में प्रभुत्व रखना चाहते हैं और जैसे ही प्रभुत्व उनके हाथ से जाता हुआ दिखता है तुरंत पासा पलट देते हो।
किस तरीके से शतरंज की बाजी खेल रहे हैं सर, आपको मालूम नहीं होगा। वो हमेशा चाहते हैं कि जो पावर है, जो शक्ति है, क्योंकि सर आज के डेट में भी आप देख रहे होंगे ओनली कुछ लोग, कुछ कैपिटलिस्ट कंट्री, कुछ कैपिटलिस्ट यहूदीज कंट्री है ना, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं। सर डेवलप्ड नेशन में अगर मैक्सिमम नेशंस की बात की जाए ना, तो वो आपके जो होते, वो जो आपके आज भी है ना, वो आपके अगर आप बात करेंगे तो यहूदीज कंट्री है। जबकि सर जो एनर्जी है, उसको तो सर एनर्जी को तो दिया ही अरबिक स्टेट को गया है। सर बहुत सोचने योग्य बात है, जबकि एनर्जी जिसके पास है उसके पास तो भरपूर पैसा होना चाहिए, परंतु सर उन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्ट कंट्री ने उनको उलझा के रखा है। किसमें? वॉर में। आज सर ईरान के पास ऑयल रिजर्व है, और सर ईरान लड़ किससे रहा है? अपने ही आजू बाजू के स्टेट्स में लड़ रहा है। सर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो रही है। पैलेस्टाइन को क्यों खड़ा किया गया, इसराइल को क्यों खड़ा किया गया सर? उसी पैलेस्टाइन के कुछ यहूदियों से निकल करके इसराइल बना है। क्यों खड़ा किया गया सर? और वही क्यों खड़ा किया गया? प्रश्न तो यह है कि वही क्यों खड़ा किया गया? सर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वह ऑयल रिजर्व है सर। अगर कोई व्यक्ति अगर वहां से आएगा ना सर, अगर किसी भी तरीके से आपका बंद हो जाता है, अगर आपके पास ऑयल, क्योंकि ऑयल इकोनॉमी है सर, जिसके पास ऑयल है उसकी इकोनॉमी मजबूत है, और जिसकी इकोनॉमी मजबूत है नो डाउट उसका तो जो एम्पायर है वो तो मजबूत होगा ही ना सर, उसका तो साम्राज्य मजबूत वैसे ही रहेगा। मैंने आपको बताया था ई इक्वल्स टू ई का फॉर्मूला, वो हमेशा याद रखिएगा। जिसकी इकोनॉमिकल पावर मजबूत होगी, और जिसकी इकोनॉमिकल पावर मजबूत, नो डाउट उसके पास ऑयल रिजर्व होंगे, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, और इकोनॉमी इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या? पावर। तो एम्पीरियर है वो आपका इसी चीज से निकला हुआ। तो एम्पायर है आपका बहुत महत्वपूर्ण है सर। समझना, सोचना, और सोच करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये हमें इतिहास सिखा रहा है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप वही गलतियों को रिपीट करेंगे, मैक्सिमम टाइम रिपीट करेंगे, तो आप लॉस कर जाएंगे। अब अगर हम इसके बाद की अगर बात करते हैं, तो अब अगर महत्वपूर्ण चीजें अब होती है इसके बाद, एक फ्रंट पे क्या होता है, जर्मनी होता है। जर्मनी किसके साथ वॉर कर रहा होता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस पे हमला करता है? साइबेरिया पे। अब देखना सर, साइबेरिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने हमला किया, ऑस्ट्रेलिया के पीछे कौन खड़ा है? ऊपर जर्मनी। अब साइबेरिया पे अगर हमला होता है, तो साइबेरिया के दोस्त कौन है? साइबेरिया का दोस्त रशिया, इधर से रशिया आ जाएगा। अब रशिया का दोस्त कौन है? फ्रांस, इधर से फ्रांस और ब्रिटेन आ जाएंगे, क्योंकि ड्यूअल अलायंस है सर दोनों के बीच। रशिया और फ्रांस के बीच में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ड्यूअल अलायंस हो चुका है। कब? 1878 में। 1878 में इनके साथ ड्यूअल अलायंस हो चुका है। किसका? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। सॉरी, इधर आपका कौन आता है? फ्रांस आ जाता है रशिया की मदद करने। अब फ्रांस कूद गया युद्ध में, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री चाहते ही है ना सर, ये लोग लड़ते रहे। अब ये लड़ते रहेंगे तभी तो फायदा होगा। और वो मुगेम्बो वहां से बैठे बैठे उनका तो वही सोचना है सर, मोनार्की तो वही है ना सर। जर्मनी भी तो कैपिटलाइज कंट्री है। अब आप बोलेंगे कि जर्मनी जर्मनी भी तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, और अगर कैपिटलिस्ट कंट्री जर्मनी है, तो फिर सर फिर जर्मनी का आना क्यों महत्वपूर्ण था? सर जर्मनी क्यों ये कर रहा है? आपके मन में तो ये भी प्रश्न उठ सकता है ना सर, और प्रश्न उठना वाजिब है सर, कि सर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि ये सारे कैपिटलिस्ट कंट्री इन लोगों को उठा रहे थे, ये अरबिक स्टेट है, ऐसा है वैसा है, तो सर जर्मनी भी तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो क्यों आ रहा है? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी के अंदर सर मोनार्की है, वो सोशलिस्ट स्टेट है। उसके अंदर सर उसके यहाँ के जो लोग है, जो मजदूर वर्ग भी है ना सर, उसके पास भी वो सारी सुख सुविधाएं यानी उपलब्ध है सर, जो यहाँ के
यानी अपर क्लास को अवेलेबल होता है। सर जर्मनी में अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ है ना नॉर्मल घर में भी आपको फ्रिज और रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, जबकि सर हमारे भारत में ऐसा नहीं है, या और भी जो कंट्रीज है उसमें ऐसा नहीं है। तो सर मोनार्की है वहां पर, मतलब वहां पे स्ट्रेट सोशलिज्म का जो फंडा है ना सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत देखने योग्य चीज है सर। कैसे कैसे अब देखिए सर, जर्मनी यहाँ पर कूदता है तो जर्मनी आता है, और जर्मनी क्या करता है, सेना भेज देता है कहां पर, फ्रांस के ऊपर। किसने, ऑस्ट्रेलिया के युद्ध। जर्मनी आता है, जर्मनी फ्रांस के ऊपर सेना भेज देता है कि फ्रांस के ऊपर लड़ने के लिए सेना भेज देता है यहाँ। और बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है सर, अनकंडीशनली, अनकंडीशनल। अब सर ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया की अगर बात की जाए तो सर दोनों इस्लामिक स्टेट है, एक दूसरे भाई भाई लड़ रहे हैं यहाँ तो। अखंड साइबेरिया बनाने की मांग कर रहा था सर साइबेरिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया बोलता है, कह रहे हैं हम तो हमला कर देते, बाद ही बाकी बात की बात देखी जाएगी बाद में। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं सर, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ समझिएगा और दिमाग खोल करके बैठिएगा ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप लिटरली हिस्ट्री को इतने अंदर से इतने डीप से शायद ही आज तक आपने शायद ही पढ़ा होगा, कोई पढ़ा रहा होगा इस तरीके की आपको चीजें बताई गई। जो चीजें पढ़ाई जा रही है सर, अगर आप उसको आत्मसात कर लेंगे ना तो नो डाउट आप कभी भी उस चीज को भूल नहीं पाएंगे। आपको हमेशा ये कहानी याद रहेगी कि कैसे जर्मनी और जैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया का युद्ध हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया के ऊपर हमला कर दिया, और जबकि साइबेरिया किस चीज की मांग कर रहा था और युद्ध क्यों, क्योंकि सर साइबेरिया चाहता था अखंड साइबेरिया बनाना, और ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि नहीं, अनकंडीशनली हम तो मारेंगे, हम तो हमला करेंगे। क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा, कौन होता है बनाने वाला, हमें नहीं बनाना है। ये उसका उद्देश्य था, किसका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया अनकंडीशनली क्या करता है, साइबेरिया के ऊपर क्या करता है, हमला कर देता है। तो ऑस्ट्रेलिया को बैकिंग देने के लिए कौन आता है, जर्मनी आता है। और जब ऑस्ट्रेलिया को बैकिंग देने के लिए जर्मनी आता है तो जर्मनी क्या करता है, अपनी सेना भेज देता है फ्रांस के ऊपर हमला करने। और जब फ्रांस के ऊपर हमला करने, क्योंकि सर फ्रांस यह युद्ध में कूद चुका है, किसके लिए, साइबेरिया का दोस्त रशिया, और रशिया की मदद करने के लिए फ्रांस को युद्ध में उतरना पड़ता है। और युद्ध में अगर फ्रांस उतरेगा, क्यों, क्योंकि उसकी 1878 में ऑलरेडी किससे, ड्यूअल अलायंस के तहत रशिया से संधि थी। तो लंदन एग्रीमेंट आपने देखा था ना सर, वही की घटना है ये सारी, पीस एग्रीमेंट हो रहे हैं इनके बीच में, तो ड्यूअल अलायंस बनती है सर 1878। इसीलिए फ्रांस को आना पड़ा। जब फ्रांस आता है तो अपने आप फिर जर्मनी अपनी सेना भेज देता है, और जर्मनी अपनी सेना भेज करके यहाँ पर हमला करवाता है। तो सर आज का जो सेशन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कोई भी चीजें बदल रही है। सर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको युद्ध अगर कभी जीतना है, अगर आप किसी के खिलाफ युद्ध में खड़े और आपको अगर युद्ध जीतना है, तो सर उसका एक ही फंडा है कि उसके घर के अंदर उसका दुश्मन पैदा कर दो। जब किसी के घर के अंदर किसी का दुश्मन पैदा हो जाता है तो नो डाउट वो व्यक्ति हमेशा हार जाता है, क्योंकि सर जिसके खुद के घर में शांति नहीं होगी, वो किस तरीके से किसी चीज को शांत कर पाएगा। और यही तो हुआ सर, यही तो किया, और यही तो हुआ, यही तो हमने देखा है अपने इंडिया और पाकिस्तान, इसका बे इंतहा एग्जाम्पल है सर, हमारे साथ लाइव एग्जाम्पल है। क्यों पाकिस्तान को अलग बनाया गया, क्योंकि सर चाहते ही यही थे ना सर, कैपिटलिस्ट कंट्री चाहती यही थी। क्योंकि सर अगर एक में रह जाते तो सर ऐसा नेशन बन जाता सर, बात ही अलग हो जाती, कोई यानी सामने खड़ा नहीं हो पाता सर। क्योंकि ये नेशन था, ये बुद्ध, महावीर, पैगंबर जैसे जो स्पिरिचुअलिज्म के क्या सर भगवान बनाना सिखाया जाता है इंडिया में। सर बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो एशिया का प्रकाश है सर वो। ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है ना सर इस धरती पे,
जिन्होंने सर बहुत सारी चीजों को अपने आत्मसात से और आत्मचिंतन से ज्ञात किया है। सर ये राम की जन्मभूमि है, ये पैगंबर की जन्मभूमि है, ये बुद्ध की जन्मभूमि है, ये महावीर की जन्मभूमि है। सर ऐसे ही थोड़ी ना बन गए होंगे। सर क्या पावर होगी, क्या कॉन्सियसनेस होगा, क्या सेंस के ऊपर कंट्रोल होगा। और सर जिस देश में इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी और इतना सब कुछ पनपेगा सर, कोई भी चाहेगा सर। सर भगत सिंह जैसे लोग हुए, यहाँ विवेकानंद जैसे लोग हुए, अंबेडकर जैसे लोग हुए सर, ये वो देश है। और सर जिस देश में इतने महान और इतने यानी इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते हैं, और जिस देश में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उस देश में इस तरीके की चीजें, सर कौन नहीं चाहेगा फिर उस नेशन को तोड़वाना। क्योंकि अगर ये नेशन बन गए, जाहिर सी बात है इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा सर कैपिटलिस्ट कंट्री का। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ सर, समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा सर। आपस में लड़ना से ज्यादा जरूरी है सर कि जो आपके विरुद्ध चीजें चल रही है ना, उसको समझिए, षड्यंत्र समझिए कि किस तरह से चौसर का खेल जो खेला जा रहा है ना आज भी हमारे खिलाफ। कुछ 20% लोग हमें भड़का करके, हमें हमारे बीच में आग लगा करके सर हमेशा उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। उस चीज को समझना जरूरी है। हम यूथ है सर, और यूथ का कर्तव्य है अपने समाज, अपने देश को आगे लेकर के जाना। क्योंकि सर इंडिया के अंदर जो 90%, जो 60 to 70% जो यूथ पॉपुलेशन है सर, उसका ये चीज समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि चच्चा बैठ करके, दूर चच्चा बैठ करके क्या कर रहे हैं, क्या गेम मचा रहा है और क्या गेम खेल रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है सर। आप समझेंगे, आपको समझ आएगी कि गेम कौन खेल रहा है और उसके मोहरे कौन बन रहा है। इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है सर। जो 20% लोग हैं ना, वो लोगों को इन्हीं भावनाओं के चीज में उलझा करके रखते, कैपिटलिस्ट लोग। क्योंकि उन्हें मालूम है सर कि जो इन चीजों में उलझा रहेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों का क्या होता है सर कि अगर वो किसी चीज में आपको उलझा करके रखेंगे, तभी तो सर आप उनके आगे पीछे घूमेंगे। अगर आप ही, आपके पास ही पैसा प्रभुत्व आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है सर, फिर आप उनकी क्यों सुनेंगे। फिर आप ही पावर नहीं बन जाएंगे, आप ही नेशन नहीं बन जाएंगे, आप भी महान नहीं हो जाएंगे, आप अमेरिका नहीं बन जाएंगे। आज सर यूरोप ने क्या किया, इसी चीज से सीख करके आज यूरोपियन स्टेट है, जो 28 स्टेट्स का यूरोप है, उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि हमारी गलतियां कहाँ हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बैठ करके यही तो चर्चा की सर अपनी, और इसी चीज को समझा कि गलतियां कहाँ हुई, और गलतियों से सीख लेकर के सर उन्होंने अपना 28 स्टेट का अपना यूरोप बना लिया। और सर आज यूरोप को आप देख रहे होंगे कि सभी नेशन डेवलप्ड हो चुके हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे स्टेट ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, क्योंकि सर उन्होंने सीख लिया कि हमें लड़ा कौन रहा है, वो गब्बर क्या करना चाहता है। सर वो आज बन गए। हम नहीं सीख पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारे हमारे बीच उतनी अंडरस्टैंडिंग बची नहीं है, या हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो ऐसे चीजें कर रही है, या हमारी जो सोच है वो ऐसी चीजें डिसाइड कर रही है जो जिसको नहीं करना चाहिए। सर जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है सर काफी सारी चीजें क्रिएट होंगी। सर आज का लेशन हम लोग यही रखते हैं, और अब हम बात करेंगे अपने अगले लेशन में इसके आगे की। अगले नेशन में हम पढ़ेंगे कि सेकेंड इंटरनेशनल में क्या होता है, किस तरीके की चीजें होती है, जो वॉर होता है, वॉर का बर्डन किसके ऊपर रहता है, और सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, और समझना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अब नहीं समझे ना तो लेट हो जाएगा बहुत। देर नहीं करना है, समझना है। समझ बहुत ज़रूरी है। विकसित करना अपने आप को, विकासशील देशों के साथ आगे बढ़ना, चलना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें केवल किसी की बराबरी नहीं करनी है, हमें आगे भी उठना है सर। हम भारत है, और हम सभी भारतवासी है, और हम सबका यही कर्तव्य है कि हमें अपने देश की हर घड़ी में मदद करना है। हर देशवासी की हर घड़ी में मदद करना है। वो हमारा मुस्लिम भाई हो सकता है, हमारा हिंदू भाई हो सकता है, हमारा सिख भाई हो सकता है, हमारा ईसाई भाई हो सकता है, हमारा बौद्धिस्ट कम्युनिटी हो सकती है। कोई भी कम्युनिटी का कोई भी पीपल हो सर, कोई भी व्यक्ति हो, मदद हमें हमेशा करनी है। और सर ये इस काल में, इस कोरोना काल में ना, यही हमें सबसे अच्छी चीज सिखाई है इस घड़ी ने, कि सर ह्यूमैनिटी की कोई भी धर्म नहीं होता सर। ह्यूमैनिटी का केवल एक ही धर्म होता है, वो है आपके अंदर की मानवता, आपके अंदर का वो करुणा भाव।
आपको किसी मानव के प्रति कितनी ज्यादा सहानुभूति है, किस तरीके का उसके प्रति करुणा भाव है, किस प्रकार का उसके प्रति आपकी एक सेल्फ इंटरेस्ट ना हो करके उसके लिए एक प्रकार की मानवता है। सर मानवता का मतलब यही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही सोचने योग्य, और सारी चीजों को आप समझेंगे तब जाकर के आपको काफी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सर पढ़िए, क्योंकि सर पढ़ने के बाद ही आप किसी चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, किसी चीज को समझ सकते हैं, किसी चीज को सही और गलत के ऊपर तर्क बितर्क कर सकते हैं। सर अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी सर पढ़ने का भरपूर मौका दीजिए। सर उनको रोकिए मत, सर उनको बेड़ियों में बांध करके न रखिए किताबों के, कि बेटा आपको 6 क्लास के, वो तो 6 क्लास की किताबें पढ़नी है। सर उनको बुक्स दीजिए वो जो उनका इंटेलेक्चुअल माइंड्स बढ़ाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, आज हमारे देश में सिर्फ किसी चीज की कमी है ना, तो वो एक अच्छे एजुकेशन की कमी है। जिस दिन आपके पास अच्छी शिक्षा आने लगी ना सर, उस उस दिन से आप है ना किसी जॉब के लिए नहीं भागेंगे, आप खुद जॉब क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि सर आप देख रहे होंगे जिसने ज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की है ना सर, जिसने ज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की वो हमेशा भगवान बन जाता है। बुद्ध ने किया, भगवान बन गए। परंतु सर पैसा सेकेंडरी होता है। सर नो डाउट पैसा इतना कमाइए कि यानी दोनों हाथ से भी अगर ऐसे करके हाथ खोल करके भी आप खड़े, तो पैसा कम पड़, यानी पैसा इतना पैसा हो कि आपके हाथ कम पड़ जाए। लाख, 5 लाख, 5 करोड़, ये तो कुछ टारगेट ही नहीं होने चाहिए सर। कई हजार लाख करोड़ का आपका टारगेट होना चाहिए। बनाइए सर, खूब पैसा कमाइए, खूब वो कीजिए, पर सर सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर जो सेंसेस है ना वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, और कॉन्शियसनेस आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। जब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ना सर, तो आप अधिकारी कैसा, फिर तो आपके लिए अधिकारी भी छोटी मोटी चीज है। आप एक एथलीट क्लास पीपल बन जाएंगे, आप इंटेलेक्चुअल माइंड बन जाएंगे, आपको गोल को अचीव कर पाएंगे। आपका यहाँ पर जो ज्ञान का केंद्र है सर वो खुल जाएंगे, वो द्वार खुल जाएंगे, और वो द्वार खुलने से सर बहुत अच्छे अच्छे लोगों के सर लाइफ चेंजेस हो गए। और सर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, आत्मसात करना, जो पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन करना। जो आज मैंने पढ़ा है वो आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या लड़ाई हो रही, किस सिल्क रूट से 16th सेंचुरी शुरू होकर के 19th सेंचुरी तक आ गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ बना करके रखेंगे, और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहिए सर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सर संकट बड़ा है तो हमें मिलकर के ही इस चीज को हराना पड़ेगा। आज नो डाउट हमारे भारत में केसों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की हमें लापरवाही बरतनी है। एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, और सहयोग की भावनाओं को कम नहीं होने देना है। किसी भी प्रकार की गलत चीजों को फैलाने से रोकना है, और हर चीज में तर्क वितर्क की भावनाओं को रखना है। इन्हीं सारे वचनों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।